गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये 11th-12th के एक ही स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो भी मान लें फिजिक्स का जानकारी लेना चाहते हैं, जो भुला भटका कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जनरल लाइफ में फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसका भी जो है इसमें बहुत बातें होती हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इसका कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायमेंशनली इक्वल टू। कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मॉडल जो है किस पर, मॉडुलस जो है उसका निकालेंगे तो बेसिकली वो किसके डायमेंशन के इक्वल होता है। सबसे पहले यदि इलास्टिसिटी की हम बात करें, इलास्टिसिटी की हम बात करें, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, होता है ना। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है कि इलास्टिसिटी का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। फिर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है ना, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेन तो साफ है कि स्ट्रेन में डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट नहीं होगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी का डायमेंशन वही होगा जो कि स्ट्रेस का होगा। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसी का यूनिट हो जाएगा इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि लिक्विड हैज ओनली, लिक्विड में कौन सा मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, या दोनों होता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यंग मॉडुलस किसके लिए होता है, बल्क मॉडुलस किसके लिए होता है। यंग्स मॉडुलस जो है सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है, ताकि उसके डिफॉर्म यदि करेंगे तो उसमें कुछ चेंजिंग होगा। तो यंग्स मॉडुलस जो होता है किसके लिए होता है, यंग्स मॉडुलस जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है। और लिक्विड है ये, तो लिक्विड के लिए क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा। लिक्विड के लिए क्या होगा, लिक्विड के लिए क्या होगा, बल्क मॉडुलस होगा। ठीक है, तो लिक्विड के लिए सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू वी कॉल द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन अ ट्यूब फॉर विच द फ्लो रिमेन स्ट्रीम। तो जब वेलोसिटी फ्लूइड का, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो, जो भी फ्लो हो सकता है उसको हम फ्लूइड कहेंगे। तो सॉलिड को फ्लूइड कहेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सॉलिड जो है बहता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं। लेकिन लिक्विड को कहेंगे यहाँ पर रख देंगे तो कुछ देर के उधर चल जाएगा। गैस का 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर रखेंगे, उसको छोड़ देंगे तो पूरा रूम में फैल जाएगा। इसका मतलब फ्लूइड में जो रहता है लिक्विड और गैस होता है। और इसके एक्सट्रीम वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। कौन सा वेलोसिटी, क्रिटिकल, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम पर, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही आपका एरोप्लेन जो है एरोप्लेन जो है उड़ता है, कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद बर्नौलीज का प्रमेय पर ही जो है सिद्धांत पर किस पर बेस्ड होता है, एनर्जी फ्लाई करता है। तो ये हो गया आपका बर्नौलीज का। बर्नौलीज प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, तो हम बोलेंगे एनर्जी पर बेस्ड है। फिर कह रहे हैं कि व्हेन इज अ फ्लूइड कॉल्ड टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो कब कहेंगे, टर्बुलेंट को हिंदी में कहते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। टर्बुलेंट फ्लो तो याद रखना, रेनॉल्ड नंबर जब 2000 के पार हो जाए तो 2000 के पार हो जाए रेनॉल्ड नंबर, तो हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो लिक्विड का स्टार्ट हो चुका है। फिर कह रहे हैं एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आयरन नीडल सरफेस ऑफ वाटर पर यदि फ्लो कर रहा है, डूबता नहीं, तो उसका क्या रीजन है। तो इसका आंसर होता है सरफेस टेंशन। इसको इसी तरह से एग्जांपल में हम समझ सकते हैं। कहता है कि यदि आस पड़ोस में पानी गंदा जमा हो गया है, आप उसमें क्या करते हैं, मिट्टी तेल उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस उसका कम हो जाता है। वो किसका, पानी का, कौन सा, गंदा पानी का। और उससे क्या होता है, उसको जो है पैर रखने में नहीं बनता, वो डूब जाता है और मर जाता है। कौन, अच्छा। ठीक है, तो इसलिए सरफेस टेंशन यदि ज्यादा है तो इसका मतलब है उस पर सुई जो है सस्टेन करेगा, डूबेगा नहीं। मच्छर जो है आसानी से तैरेगा, फले फूलेगा और आपको सामने आकर के टिक करेगा। सरफेस टेंशन के कारण। और इसका क्वेश्चन आता है भैया कि मिट्टी तेल यदि पानी पर छिड़क देने से मच्छर मर क्यों जाता है।
कि मिट तो हम आंसर देंगे कि पानी के सरफेस का टेंशन जो है कम हो जाता है, जिसके कारण मच्छर डूब जाता है और मर जाता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ क्वेश्चनली के तरल की ऊंचाई क्या होगा? व्हाट विथ राइज इन टेम्परेचर द लिक्विड हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि कैसनली का मतलब हो गया क्या, कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या हो गया कि ये है आपका दीपक। अभी तो दीपावली का समय, दीपक तो बनेगा, इतना बड़ा नहीं होता है दीपक। हाँ, ठीक है। इस तरह से मान लें हम दीपक ले लिए और इसमें भर दिए हम ऑयल, ऑयल है ये, ठीक है। और यहाँ पर केस नली ऐसे हम लगा देते हैं ताकि ये जले, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम होता है क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा ना, तब पूरा बत्ती में आग लग जाएगा और आपका बुझ जाएगा दीपक। इसलिए इसका टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ताकि आसानी से ये जो है लिक्विड यहाँ पर फ्लो होता रहे और ये जो है प्रकाश देता रहे, ठीक है। तो कैपिलरी बोलते हैं इसको, जहां से जो है तेल इसमें ऊपर में जाता है, और जैसे इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ये ऊपर जाना ही बंद कर देगा और दीपक बुझ जाएगा। इसलिए इसका जो है कैपिलरी हीट ज्यादा नहीं होता। मतलब हो गया क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि टेम्परेचर के राइज होने से उसका कैपिलरी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब तेल चढ़ने का ऊपर जो चढ़ता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन विच पैरामीटर? ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और वॉल्यूम। जीरोथ लॉ सबसे पहले टेम्परेचर को डिफाइन करता है ना। जीरोथ लॉ कहता है, जो बता ही देते हैं, जीरोथ लॉ कहता है एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है कि ये दोनों सिस्टम जो है आपस में, एक तीसरा सिस्टम ये है कि एक सिस्टम इससे यदि इक्वल टेम्परेचर में है, ये ए मान लें ए बी सी, ए जो है बी से इक्वल टेम्परेचर में है, ए और सी से इक्वल टेम्परेचर में है, तो ये दोनों भी इक्वल टेम्परेचर में होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एक सिस्टम दूसरे में है, फिर वही सिस्टम तीसरे में इक्वल टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर है, तो पहला सिस्टम और दूसरा सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मोडायनामिक्स का ये फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है। जीरोथ, क्योंकि जीरोथ लॉ बाद में आया है, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, फिर सेकंड लॉ, फिर ये जीरोथ लॉ आया। जीरोथ लॉ को बहुत बाद में डिफाइन किया गया है कि तो हम बोलेंगे जीरोथ लॉ किस पर बेस्ड है, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर पर, क्योंकि अब टेम्परेचर की तो बात कर रहा है। ये जीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर हो गया। फर्स्ट लॉ भी बता देते हैं, सेकंड लॉ भी बता देते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सॉरी इसको क्लियर करो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ THD थर्मोडायनामिक्स, वो कहता है कि यदि आप किसी सिस्टम में एनर्जी दे रहे हैं तो उस सिस्टम का, उस सिस्टम, यदि किसी भी सिस्टम में एनर्जी आप दे रहे हैं तो उसका कुछ एनर्जी जो है उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और कुछ एनर्जी जो है उसके सिस्टम में चला जाएगा, उस सिस्टम को सिस्टमेटिक करने में चला जाएगा, वर्किंग प्रोसेस में चले जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो हीट दिया वो हीट कन्वर्ट हुआ, मतलब गिवन हीट इसको कहते हैं। गिवन हीट जो हमने अब हीट दिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और ये हो गया वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। मतलब है कि जितना हीट दिया गया है तो किसी भी सिस्टम में, तो वो रिजर्वायर है, सिंक है, सोर्स है, कार्बोरेट इंजन वगैरह सब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जितना हीट हमने दिया उसका इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज होगा और कुछ जो है वर्किंग प्रोसेस में हीट कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, और आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में किसके सेंटेंस में ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स छुपा हुआ है। केल्विन प्लैंक ने क्या कह दिया कि इसका मतलब है
यही बात है, यही बात बोल रहा है वो भी। देखिए इस सेंटेंस से पता चल जाता है कि इसका मतलब है कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जिसमें टोटल एनर्जी देंगे और टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वर्किंग सिस्टम में नहीं जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है। कितना 500 जूल दिए, इसका मतलब है वर्किंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट जो है खत्म हो गई, बेकार हो गई। सेकंड स्टेटमेंट यही है, खत्म हो गया सेकंड स्टेटमेंट। और थर्ड, थर्ड जो है इंट्रोपी का बात करता है, सेकंड में भी है। सेकंड में इंट्रोपी का बात करता है डेल एस। डेल एस जो है ये हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला देख रहा हूं मैं, डेल क्यू बाई टी, मतलब है सेकंड लॉ इंट्रोपी का भी बात करता है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है, पहले तो ये कह दिया केल्विन प्लैंक ने, जितना हीट आपने दिया टोटल हीट जो है वर्क में चले जाएगा या टोटल जो है इंटरनल एनर्जी को बनाने में चल जाएगा, ऐसा प्रोसेस नहीं है, ये सेकंड लॉ कहता है। और क्लासेस स्टेटमेंट इसी में आता है। क्लासेस ने ये कह दिया, क्योंकि कैसे होगा, क्लासेस स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो है कम टेम्परेचर से अधिक वाले टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो हो, कम से हीट में क्यों नहीं होगा। अरे जेन्युइन बात तो है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है। गर्म पानी रखते हैं ठंडा हो जाता है, गर्म चाय रखते हैं ठंडा हो जाता है, बर्फ रहता है ठोस पिघल जाता है, क्योंकि वो ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, और इसी को इंट्रोपी बोला जाता है। इसी इसी को इंट्रोपी बोला जाता है कि चेंज इन इंट्रोपी जो है उसके इंटरनल हीट जो है समय के साथ बदल जाता है, समय बदलेगा उसका इंटरनल एनर्जी बदल जाएगा, इसको हम कहते हैं इंट्रोपी। यदि समय के साथ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं एक एप्पल को, या मान लेते हैं वेजिटेबल को। वेजिटेबल का जो है एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, कब, जिस समय है तब, क्योंकि जैसे ही टाइम गुजरता चला जाएगा उसका एंट्रोपी धीरे धीरे जो है क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आइसोलेट है तो उसका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। अब इसका, इसलिए इसको जो है इसका एंट्रोपी कांस्टेंट रहे, इसको जो है फ्रिज में डाल दिया जाता है, और फ्रिज में क्या कर दिया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो नहीं करता है लेकिन टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। टेम्परेचर यदि एब्सोल्यूट हो जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यदि हो जाए, मतलब 273.15 डिग्री से केल्विन हो जाए, तो इस पर जो है टेम्परेचर ये एंट्रोपी किसी का भी कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है। एंट्रोपी कहने का मतलब उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होता, आप देख सकते हैं, पढ़ाया जाता है कि आप देख सकते हैं, हाँ, उसके इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंट्रोपी को हम कुछ इसके बारे में हमको लगता है डिटेल से बताना जरूरी है, एक स्पेशल हम क्लास भी लेंगे इंट्रोपी का। इंट्रोपी क्या है, अब इस बात को समझाना जरूरी है। आइसोलेटेड सिस्टम हो गया फ्रिज, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, टेम्परेचर उसका जो है रूम टेम्परेचर से 10 डिग्री कम कर दिया और उसमें रख दिया, तो वो जो है लगभग फ्रीज रह जाता है, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में रह जाता है। तो उसको हम इसलिए आइसोलेट कर देते हैं, पूरा अपने इन्वायरमेंट से अलग करके उसको फ्रिज में डाल देते हैं, तो फ्रिज क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, और टेम्परेचर भी उसका कम रहता है। आपने देखा कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट एनर्जी, एब्सोल्यूट इंट्रोपी जो है कांस्टेंट हो जाता है जब जो उसका जो है टेम्परेचर -273 पहुंच जाता है, तो बहुत 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत नीचे चले आता है। अच्छा, हम कह रहे हैं इंट्रोपी का बात, हाँ, इंट्रोपी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लेते हैं रूम को जो है आपने सिस्टमेटिक ढंग से रख दिया है, उसमें कोई चहल पहल नहीं, कोई हलचल नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसका एंट्रोपी कांस्टेंट है। उसमें उसका मतलब है कि उसमें कोई तरह का कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं हो रहा है। और जैसे ही उस रूम को फैन है उसमें फैन ऑन कर दिए, एक आदमी उसमें रहने लगा है, ऑब्जेक्ट इधर से उधर बिखरने लगा है, तो हम बोलेंगे इंट्रोपी इसका बढ़ा हुआ है, मतलब ये जो है अब एनर्जी लेवल इसका हाई हो रहा है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा हम कहेंगे कि एक इंसान है, हम अपने तरफ से एग्जांपल इसको हम सेट करना चाह रहे हैं, हमको लगता है ये सही भी है। एक इंसान जो है एक आदमी जो है एक
सिस्टम में बंधा हुआ है, आइसोलेट सिस्टम में बंधा हुआ है, तो उसका क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी कांस्टेंट है और एनर्जी उसका कांस्टेंट है। एंट्रोपी मतलब एनर्जी, मतलब उसमें उत्पाद करने की क्षमता उसका स्थिर हो जाता है, भगदड़ कह सकते हैं, मतलब और क्या बदमाशी करने का कम हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो अपना एंट्रोपी बढ़ाना चाहेगा, अपना एनर्जी बढ़ाना चाहेगा, इसका मतलब वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करना चाहेगा, वो बिखरना चाहेगा, चारों तरफ अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ जो घूमना चाहेगा, तो क्या होगा, इसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो अब फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में बहुत सारे फैमिली होंगे, फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेंबर होंगे, और यदि वो फैमिली मेंबर बच्चे बहुत जगह 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 सेट हो गए, आज इनसे आज उनसे उनसे, इसका मतलब क्या होगा, उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा उसका एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो क्या वो सिस्टम में रहना पसंद करेगा, आंसर है नहीं। और यदि आइसोलेट किया हुआ है फिर भी उसको जो है, आइसोलेट सिस्टम में है तो फिर भी उसको एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में कोई भी सामान रखा हुआ है वो ओरिजिनल स्टेट में रहे उसके लिए आप करंट फ्लो करते हैं उसमें, उसके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब है इंट्रोपी यदि किसी का बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो है हर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आइसोलेट नहीं है, एक फैमिली के पास कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए उसका इंट्रोपी बढ़ा हुआ है। जैसे मान लो चाय है, कॉफी है, उसको गर्म करके आपने टेबल पर रख दिया, तो उसका इंट्रोपी कांस्टेंट हो गया, चाहे जितना गर्म है तो कांस्टेंट है। अब टाइम बीत रहा है, इन्वायरमेंट में आपने रखा हुआ है, इसका मतलब इन्वायरमेंट में टाइम जैसे गुजरेगा तो उसका एंट्रोपी जो है चेंज हो जाएगा, एंट्रोपी हीट चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज हो जाएगा, और हीट उसका हीट चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। और हीट कैसे चेंज हो जाएगा, टाइम के अनुसार से चेंज होगा ही, इन्वायरमेंट में रखा हुआ उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंट्रोपी उसका जो है बढ़ने लग जाएगा। उसमें डिसरप्शन मतलब उसके ओरिजिनल स्टेट में डिसरप्शन यदि हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, मतलब वो जो है एंट्रोपी वो बढ़ा रहा है। हम आइडियाबैटिक प्रोसेस से एंट्रोपी चेंज हो तो क्या होगा, अरे ये कहता है कि ड्रास्टिकली यदि चेंज हो जाए, मतलब एंट्रोपी बहुत ही एक एट ए टाइम में जो है बहुत एंट्रोपी उसका चेंज हो गया, तो अरे साउंड ऑफ हो जाता है, तो चेंज हो जाएगा तो कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सेकंड लॉ में हम कहते हैं कि ये जैसे टायर है, टायर में हवा रखा हुआ है, आइसोलेट सिस्टम किया हुआ है, टायर में जो है हवा भरा हुआ है, तो इसका मतलब उसका एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब वो अपना एंट्रोपी बढ़ाना चाहे तो क्या होगा, टायर को फटना पड़ेगा उसका एंट्रोपी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, कहा टायर फट जाएगा, उसका एंट्रोपी वास्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एंट्रोपी ये कहता है, ठीक। और ये जो हमने कहा ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो है उसका एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बताता है, टेम्परेचर को, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बताता है, इंटरनल एनर्जी को। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसको बताता है, इंट्रोपी को, बताया ना अभी मैंने। मतलब फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर फ्लो होगा हाई लेवल से लो लेवल, तो ये सॉरी जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ सॉरी सॉरी जीरोथ लॉ क्या बताएगा, जीरोथ लॉ कि टेम्परेचर को चेंज इधर से उधर होगा, टेम्परेचर किसमें फ्लो होगा, नहीं होगा। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी सिस्टम में यदि हमने एनर्जी इन्वेस्ट किया है तो कुछ उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा और कुछ जो है वर्क डन में चेंज होगा। इसका मतलब फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात कर रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। गैस में इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है हीट देने पर, कैसे, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका मोलिक्यूल का स्पीड बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, धड़ाधड़ इधर से उधर भागने लगता है। और सेकंड लॉ कहता है, इसी का रिस्ट्रिक्शन है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है किसी भी सिस्टम का इंट्रोपी जो है उसके हीट, दिए गए हीट और टाइम पर डिपेंड करता है।
कि उसका इंट्रोपी किसी भी चीज का कांस्टेंट होता है उसका ओरिजिनल स्टेट में, और टाइम के साथ उसका इंट्रोपी जो है चेंज होने लगता है। ये इंट्रोपी का सिंबल है, ये हीट का सिंबल है, ये टाइम का सिंबल है। टाइम को भी आप चेंजिंग में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो इससे ही चेंज होगा, ना भी करेंगे चेंज तो वो चेंज होता है। इसमें नया क्या है, चलिए। और थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि यदि मान लेते हैं किसी भी सिस्टम को यदि आइसोलेट कर दिया जाए और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कर दिया जाए तो उसका इंट्रोपी जो है कांस्टेंट हो जाता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ABSOLUT, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इंट्रोपी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इंट्रोपी मैंने क्या बताया कि मतलब उसमें डिसरप्शन, उसमें मतलब परिवर्तन का मेजर है। जैसे रूम अपने ओरिजिनल स्टेट में है तो उसका एंट्रोपी कांस्टेंट है, रूम छिन्न भिन्न अवस्था में है तो उसका एंट्रोपी बढ़ा हुआ है। वही है अव्यवस्था का मेजरमेंट जो है एंट्रोपी कहलाता है। अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो इसका मतलब एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखो एक मंदिर गए, सारे आदमी वहां शांत है, हम बोलेंगे क्या है, एंट्रोपी उसका कांस्टेंट। और एक वहां उपद्रव हो रहा है, दंगा मार फसाद हो रहा है, हर आदमी को हल्ला चारों तरफ से कर रहा है, एकदम चारों तरफ अशांति फैला हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, उसका एंट्रोपी बढ़ा हुआ है। चलिए अब एक और क्वेश्चन आता है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीरोथ लॉ मैंने डिफाइन कर दिया है। इंट्रो जीरोथ लॉ को टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब व्हेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए व्हेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी, टू बॉडी ए बॉडी और बी बॉडी थर्ड बॉडी के इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है और इसका जो टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है, इसका मतलब ये दोनों का टेम्परेचर सेम। ये जीरोथ लॉ बोलता है ना, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स के जीरोथ लॉ में बताया जाता है। तो जीरोथ लॉ, जीरोथ, इसको जीरो लॉ कहेंगे, कहेंगे ना, अभी जस्ट हमने बताया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता आता ही एग्जाम में, कॉन्सेप्ट रखना है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कोई कुछ बोलते नहीं होगा। Which of the following occur without a change in the internal energy? इंटरनल एनर्जी में चेंज हुए बगैर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बिना कौन सा होता है, आइसोथर्मल में। दो तरह का होता है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेम्परेचर और आइसो का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर यदि होगा तो उसमें चेंजिंग हो जाता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये मतलब बिगर चेंजिंग के परिवर्तन के कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो हम बोलेंगे आइसोथर्मल। और एक होता है एडियाबैटिक, वो आइसोलेट होता है, उसका हीट जो है बाहरी एरिया में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसको एडियाबैटिक बोला जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबारिक में जो है प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, आइसोबारिक प्रोसेस याद रखना है इसको, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, और बहुत सारा प्रोसेस है। चलिए अब कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की यदि हम बात करें, कार्नोट इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कार्नोट थ्योरम। कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम जो होता है ना वो सारे को फॉलो करता है। आपका हीट इंजन हो गया, गैस टरबाइन इंजन, गैस कंप्रेसर, क्योंकि तो इन तीनों में से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कार्नोट इंजन साफ कहता है कि किसी भी सिस्टम का मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं हो सकता है, वन नहीं हो सकता है। अब दुनिया का कोई भी सिस्टम है वन हो ही नहीं सकता है, एफिशिएंसी ये भी नहीं हो सकता, तो क्या हीट इंजन जो है 100% एफिशिएंसी दे देगा या गैस टरबाइन दे देगा, नहीं देगा। इसलिए कार्नोट थ्योरम जो है तीनों पर वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लासेस स्टेटमेंट क्या है, मैंने बता दिया कि अधिक टेम्परेचर के तरफ लो टेम्परेचर से हीट फ्लो नहीं हो सकता है, इसी को तो बोला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देता है, एंट्रोपी के बारे में कौन सा थर्मोडायनामिक्स का लॉ बताता है, तो सेकंड लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो इंटरनल एनर्जी बता देता है, जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में बात करता है, तो जीरोथ लॉ टेम्परेचर के बारे में, अब फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी के बारे में,
तो सेकंड लॉ इंट्रोपी के बारे में, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एब्सोल्यूट इंट्रोपी के बारे में बताता है। बकेती नहीं। कैल्विन प्लैंक गति के नियम, हाँ कैल्विन प्लैंक लॉ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद, वही है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, जितना हीट दिए उतना वर्क डन होगा, जितना हीट दिए उतना वर्क डन होगा, ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कार्नोट इंजन पर बेस्ड, जो कि हमको लगता है अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी। साउंड ऑफ ना हो जाए, बहुत दिन दिमाग खराब कर देता है। चलिए इसको अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 20%। कोई भी कार्नोट इंजन है उसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 20%। आप क्या करेंगे, 0.2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा। फिर कह रहा है कि कार्नोट, हाँ, द इफिशियंसी इज इंक्रीज्ड टू 30%। अब जो है इफिशियंसी इसका इंक्रीज होकर के कितना हो गया है, 30%। क्या लिख सकते हैं, 0.3। कब इंक्रीज हो गया है, कि इसका टेम्परेचर जो है ना, द इफिशियंसी इंक्रीज व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस बाय 25। मतलब T2 जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को इसने जो है 25 डिग्री सेल्सियस को जो है, सेल्सियस में ना है, 25 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया है, तो इसका एफिशिएंसी 20% से 30% हो गया। ठीक है, तो व्हाट विल बी द सोर्स टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या था, मतलब T1 टेम्परेचर कितना था, तो सबसे इतना सा हो गया। कार्नोट इंजन आप जान रहे हैं एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का, सबसे पहले कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस T2/T1। ये सोर्स का टेम्परेचर, ये सिंक का टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो सकता है। कार्नोट इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी तब हो सकता है जब ये कम से कम हो, ये सोर्स और सिंक, सिंक जो है कम से कम टेम्परेचर जाए। जैसे ये है मान लें सोर्स, ये सोर्स, ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया जाता है, ये हो गया वर्क डन और ये हो गया सिंक। ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, ये वर्क डन है। हम कह रहे हैं ये वैल्यू कम हो, इसका मतलब ये वैल्यू कम हो। ये वैल्यू कम कब होगा, जितना हीट हम दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सब वर्क डन हो गया। जितना जितना हीट हमने दिया सारा का सारा क्या होगा, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट यहाँ टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, इसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। इसका टेम्परेचर बहुत लो हो गया, T1 से इसमें भाग देंगे, ये सिस्टम में बहुत कम आएगा, 1 में बहुत कम घटेगा, इफिशियंसी उसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। हाँ, तो इफिशियंसी इसका कह रहा है कोई भी कार्नोट इंजन का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, इफिशियंसी कितना दिया हुआ, इफिशियंसी मतलब कोई भी इंजन का क्षमता, तो इफिशियंसी, तो ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी दिया हुआ 0.2, और इसको नहीं, अभी T1 माइनस T2, रुको इसको इस तरह से करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, 1 माइनस T2/T1। ठीक है, 1 को इधर लेते आइए, तो 0.2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया माइनस T2/T1। ये हो जाएगा 0.8 माइनस में T2/T1 माइनस, दोनों माइनस कट गया, इसका मतलब T2 कितना आ जाएगा, 0.8 T1। इसको रखिए इक्वेशन 1 मान कर, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब इसका एफिशिएंसी, या इसको हटा दे रहे हैं, इसका एफिशिएंसी बोल रहा है कि 1 माइनस T2/T1 तो होगा ही ना, इसका एफिशिएंसी कह रहा है कितना हो जाएगा, 0.3। ये कब होगा, जब इसका टेम्परेचर T2 टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा, -25 कर दीजिए, तब कह रहा है ये इसका जो है सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। तो T1 हम लिख दिए यहाँ पर, अब जो है 1 को इसमें माइनस कर दीजिए, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर सिस्टम में को इधर लेते आते हैं पूरा, तो T2 माइनस 25/T1 ये हो जाएगा 1 माइनस
0.3, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में था, प्लस में आ गई, प्लस में तो माइनस में, ये हो जाएगा 1 में 3 तो 0.7, 3 में 1 में 3 0.7 हो गया। T2 माइनस 25, T2 T2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 0.8 T1, 0.8 T1, 0.8 T1 अब माइनस 25, ये T1 इधर गुना हो जाएगा, T1 अब क्या होगा, T1 को एक तरफ और इसको एक तरफ, तो 0.8 T1 माइनस 0.7 T1 और ये हो जाएगा 25, माइनस में तो उधर प्लस में। अब क्या हो गया, 0.1 T1 इक्वल टू 25, तो T1 इक्वल टू 25 इंटू 10, तो T1 इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इसका मतलब है कि यदि सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर यदि 25 डिग्री डिक्रीज कर देंगे तो उसका एफिशिएंसी जो है 20% से 30% हो जाएगा। तो ओरिजिनल टेम्परेचर जो है कितना होगा सोर्स का, तो 250 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स सिर्फ इतना सा ही फॉर्मूला यदि याद है तो आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए क्वेश्चन है, मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशन टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब हो गया एक ऑब्जेक्ट, यहाँ जैसे ट्रेन भागलपुर से खुला है और कन्याकुमारी तक पहुंच गया है या दिल्ली तक पहुंच गया, तो रेफरेंस टाइम तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, लेना ना पड़ेगा कि भागलपुर ओरिजिनल सोर्स उसका कितना है, टाइम कितना कवर किया है। हम ऐसा नहीं ना ट्रेन ऐसे ऐसे करके जाता है, ट्रेन तो ऐसे ही जाती है ट्रांसलेटरी मोशन से सीधा ट्रेन ऐसे जा रही है, तो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है इमोशन विथ विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नाम से ही स्पष्ट है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो क्या पीरियोडिक मोशन होगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, इसका पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन, यदि in frequency occur if the source of sound and the listener move with same velocity and in the same direction। फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजिंग होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों जो है सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, एक दूसरे की तरफ है मूव कर रहा है, देख लो एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में इस तरह से है, तो क्या इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होगा, आंसर है नहीं। तो बोलते हैं क्या, कैसे, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग तभी होता है जब सबसे पहले वेलोसिटी डिफरेंट होगा। पहला बात, सेम स्पीड में वेलोसिटी डिफरेंट होगा तभी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पर डिपेंड करता है, और वेलोसिटी सेम हो गया तो इसका मतलब टाइम सेम लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कहता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड या फिर टाइम का रिवर्स, तो इसका मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब दोनों को सेम सेम वेलोसिटी से आप लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा कि नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग होना संभव नहीं है। इसका मतलब कब संभव है, तो ये डॉपलर इफेक्ट से संभव है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट कहता है, डॉपलर इफेक्ट हमको लगता है क्या, जो कि मेन पॉइंट है ना, कि जेन्युइन जो कि लगता है कि ना ये सब टॉपिक जो है देख के लगता है कि टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन दे दिया है। अब चलिए, डॉपलर इफेक्ट कहता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर, when source and observer are in relative motion in opposite direction,
रिलेटिव मोशन में होगा, मतलब ये भी मोशन में होगा, ये भी मोशन में होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, तब उसमें जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अकर, दैट इज द इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में चेंज तभी हो सकता है जब दोनों अपोजिट मोशन में होगा और डिफरेंट टाइम में होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा, तो इसको कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो कह नहीं सकते कितना है। एक और क्वेश्चन है, बस हमारा माइक ऑफ ना होना चाहिए। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए बात, कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे माइनस के एक्स जेड के कैप। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जानते हैं। कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो के का वैल्यू क्या होगा, इसका डाइवर्जेंस ले लीजिए। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, तीन होता है ना, तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ये एक पॉइंट हो गया, इसका कुछ सिंबल है, इसका सिंबल, इसको नाम क्या पढ़ेंगे, इसको ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट का यदि डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, और इस ग्रेडियंट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसको कहते हैं कर्ल। जैसे कर्ल, इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सिर्फ जो है ग्रेडियंट है इसका नाम। चलिए, तो हमको क्या कहना है, हमको कहना है इसका काम करना है, जाओ जाओ उधर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो है आप डाइवर्जेंस ले सकते हैं, और सिर्फ इसका मतलब जो होगा क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डाइवर बोलते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, डाइवर भी बोलते हैं जे कैप प्लस डेल बाय डेल एक्स के कैप, ये होता है। तो आप इसका जो है डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, क्योंकि आई आई वन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो कुछ वैल्यू इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि हम लेते हैं डेवा बी, तो क्या होगा, डेल, डाइवर्जेंस लेना है किसका, बी का, तो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। इसका ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, इसका एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स वाई जे माइनस ए एक्स जेड। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट आप कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा ये बता दीजिए, और किसी भी का भी डाइवर जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसका डॉट लीजिए, पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2x, आई आई से कैंसिल, डॉट प्रोडक्ट है, कैंसिल हो गया, डिफ्रेंशिएशन उसका कर देंगे तो क्या होगा, 2x। अब इसको इसके साथ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x माइनस में, y से कटेगा, x बच जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा z खत्म हो जाएगा, इसमें बचेगा kx। ठीक है, और ये जीरो के बराबर हो जाएगा। 3 भी है उसमें, देखो ना क्वेश्चन में देखोगे ना, 2x स्क्वायर, हाँ 2x माइनस एक्स और kx। अब क्या करना है, इसमें जीरो कर देना है, ये जो है 2x में 1x कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x, और ये माइनस में kx, इसको इधर कर दीजिए, ये जीरो, तो kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। डॉट लेना है, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, तो ये जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और आपको मालूम है इस तरह से
के इस तरह से और इस तरह से आई जे के कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के जो है वन होता है। ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और डॉट ऐसे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात यदि हम करें यहाँ से, इसका तो आंसर आ गया के बराबर वन, दिक्कत की बात नहीं है। इसका इसका सिर्फ इसका मतलब हो जाता है, ये याद रखना है, ये ग्रेडियंट जो है इसका मतलब हो जाता है, ये ग्रेडियंट का डॉट लेंगे तो इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन है हम। तो ये आई जे जो है के हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट यदि बात करें क्रॉस प्रोडक्ट का, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई जे के, और जे क्रॉस के बोलेंगे आई, और के क्रॉस आई, के आई क्या हो जाएगा, जे। इस तरह से होता है। अब जैसे ही ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज यदि आप करते हैं तो सब में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है और आई डॉट हो गया वन। एक मिनट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है 2x हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और आसान भी है। एक क्वेश्चन और हम लेना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो जो वैल्यू दिया हुआ है जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है इनफाइनाइट वायर के लिए, ये मान ले है वायर है और इससे कुछ डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको यदि निकालना है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला ही हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 आई बटे ए। अब मान लें कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए होता है, म्यू नॉट ऑफ 4 पाई 2 आई बाय, इसका वैल्यू हो जाता है 10 पर पावर -7, और करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 10 पर पावर -2 हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए, और 2 गुना करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 दे दिए। क्या दिक्कत है इसमें, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये देखिए, तो 5 गुना 10 5 5 इंटू 10 पर पावर -7, ये माइनस है तो ऊपर जाकर के +2, तो 5 इंटू 10 पर पावर -7 में 2 5 हो गया आंसर। ये हो गया टेस्ला। तो ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, डिस्टेंस, ये डायरेक्ट फार्मूला पर है, इसमें नोटंकी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये कि द मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है करंट क्रिएट करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है 8t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 2। ठीक है, अब कह रहा है कि टी यदि 2 सेकंड है तो इसका मैग्नेटिक ईएमएफ कितना जनरेट होगा। अब बोलिए ईएमएफ तभी जनरेट होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होता है, तो चेंजिंग इसमें कब होगा, जब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी से तब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, जब चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ से, और इसमें देखिए 8 दूना 16t, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, एन एन एक्स एन -1 डिफरेंशिएशन। अब नौटंकी होगा तो हम क्या करें, 6 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और टी स्क्वायर का 8 दूना 16t। अब कह रहा है उसको हमको फ्लक्स चाहिए कब, टाइम कितना सेकंड दिया हुआ है, टाइम दिया है इसका 2 सेकंड, हाँ t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पर टाइम क्या हो जाएगा, 16 गुना 2 प्लस 6, 16 दुना 32 और 6 38। अच्छा फ्लक्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, वेबर या मीटर वोल्ट,
हाँ अब आया एक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट। ये तो फ्लक्स इन चेंज 38 आपका आंसर हो गया। मीटर वोल्ट इसमें दिया है ना। देखिए एक क्वेश्चन है अभी जस्ट कि लिमिट से कौन फ्लक्स का एसआई मात्रक है। फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर इसका फ्लक्स का मात्रक हो गया। क्वेश्चन है ये कि कौन सा फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो हम क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर, मीटर वोल्ट। अब देखिए वेबर मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद वोल्ट मीटर किसका होता है? वोल्ट मीटर जो है E इक्वल टू डी एल बाय डी वी बाय डी एल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, आता है ये वाला फॉर्मूला E इक्वल टू वी बाय एल। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? वोल्ट पर मीटर बोलेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर। हाँ, न्यूटन मीटर किसका होता है? न्यूटन मीटर हमको मालूम है, फोर्स इंटू फोर्स बाई वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तब वर्क डन का फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका मीटर, तो न्यूटन मीटर किसका हो गया? वर्क डन का हो गया। वर्क डन का भी यूनिट हो गया, इसको एनर्जी का भी यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बनाया, वो सारा क्वेश्चन बाकी है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।